नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्या आपको बार बार छींक आती है? क्या आपकी नाक बहती है या बंद रहती है? आंखों में बहुत ज्यादा खुजली रहती है या पानी आता है? और इसके अलावा आपकी त्वचा पर खुजली या दाने हो जाते हैं? दोस्तों, ये संभव है कि इसके पीछे कोई एलर्जी छिपी हो। आइए जानते हैं कि एलर्जी क्या होती है। दोस्तों, किसी भी बाहरी सब्सटेंस का जब हमारे शरीर पर आक्रमण होता है या उसमें इन्वेजन होता है तो डेफिनेटली मान के चलिए कि हमारा शरीर एक प्रतिरक्षा तंत्र अपनाता है जो कि बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। ये एंटीबॉडीज जो है इस एंटीजन से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी को ये समझने में बहुत दिक्कत हो जाती है कि आखिर जो भी हमारे शरीर में पार्टिकल आ रहा है, जो एंटीजन आ रहा है, जैसे डस्ट है या कोई महक या गंध है, अगर ये आ रहा है और बॉडी ये समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई में नुकसानदायक है या नहीं है। वो हर चीज को नुकसानदायक समझने लगती है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और वो एंटीबॉडीज बनाने लगती है। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टामिनिक रिएक्शन। तो दोस्तों, ये जो हिस्टामिनिक रिएक्शन है ये हमारी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स पैदा करता है। वो नाक बहना, छींके आना, खुजली हो जाना, आर्टिकेरियल रैश जिसे हम लोग कॉमनली जुल पित्ती बोलते हैं, वो हो जाना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। दोस्तों, जो इम्यून सिस्टम का काम है वो शरीर को जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उससे बचाना है। कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम किसी नॉर्मल हार्मलेस सब्सटेंस जैसे डस्ट हो गया या फिर एनिमल्स होते हैं, यानी जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, उनके जो फर होते हैं, यानी जो उनके बाल होते हैं, वो हो गए, या कुछ विशेष तरह के खाने हो गए, लाइक किसी को चावल है या अंडा है या दूध है, इसकी वजह से भी इन सब चीजों को भी हार्मफुल समझता है और रिएक्शन देने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसी इम्यून जो रिएक्शन होता है इम्यून सिस्टम की वजह से, उसे हम लोग बोलते हैं एलर्जी। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यूनिटी का जो रिएक्शन है जो एक्चुअल में एबनॉर्मल है, इसको हम लोग एलर्जी बोलते हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर एलर्जी के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो कॉमन लक्षण है, वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, एलर्जी के लक्षण उसके टाइप पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की एलर्जी है। अब जैसे अगर किसी को रेस्पिरेटरी एलर्जी है तो रेस्पिरेटरी एलर्जी में कई तरह की चीजें होती है, लाइक एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एलर्जिक फेरिंजाइटिस हो सकती है, एलर्जिक लैरिंजाइटिस हो सकती है। तो दोस्तों, एलर्जी की वजह से आपके शरीर के किस भाग पर प्रभाव हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको एलर्जी किस तरह की है। जैसे कई लोगों को डस्ट से या फिर जो फॉग होता है उससे, या फिर जो एनिमल के फर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। उनको क्या छींके आने लगती हैं, या नाक बहने लगती है, या नाक बंद हो जाती है, या एक मॉर्निंग कोराइजा होता है, मॉर्निंग एलर्जी होती है जो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से होती है। जैसे कई लोग सुबह सो के उठते हैं और लगातार छींकने लगते हैं, थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा रहती है, फिर चली जाती है, जैसे ही बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों, इस रेस्पिरेटरी जो एलर्जी है इसमें कई बार रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि सांस फूलने लगती है, सांस की नलियां हैं उसमें से घर घर की आवाज आने लगती है, और कई बार बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन भी होने लगता है। इस कंडीशन को हम लोग एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, यही एलर्जिक ब्रोंकाइटिस अगर समय पर ट्रीट ना की जाए तो आगे चल के एस्थमा में बदल सकती है। आइए अब बात करते हैं कि एलर्जी किस वजह से होती है या किन चीजों से हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजों का ही नाम लूंगा। जैसे डस्ट हो गया, सबसे ज्यादा एलर्जी जो होती है वो धूल से होती है। जरा सी नाक में धूल गई नहीं, और खासकर वो वाली धूल जो एकदम महीन वाली होती है, जो हमारे कितना भी आप बंद कर लीजिए रूम को, लेकिन जो दिखने लगती है, आ जाती है, डस्ट माइट उसको हम बोलते हैं। पॉलेंस, यानी जब देखिए अप्रैल का सीजन होता है, जब स्प्रिंग सीजन होता है, जिस समय बसंत ऋतु होती है, फूल खिल रहे होते हैं, तो उस समय पॉलन ग्रेन्स काफी ज्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से भी कई लोगों को एलर्जी होती है। एनिमल फर, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जो पालतू जानवरों के जो बाल होते हैं उनसे हो सकती है। कुछ विशेष तरह के खाने, लाइक खट्टी चीजें या एग या फिर राइस या कोई और भी भोजन हो सकता है, इससे आपको एलर्जी हो सकती है। कई लोगों को एलर्जी होती है इंसेक्ट बाइट से, खासकर जैसे आंट है यानी चींटी है, या फिर हनी बी है। कई बार इतने ज्यादा रिएक्शंस होते हैं कि लोगों के लिए लीथल तक हो जाता है, फैटल हो जाता है ये।
लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि कई बार इस रिएक्शन की वजह से जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी काफी ज्यादा सूज जाती है और उसकी जो सांस की नली है उसमें स्वेलिंग आने लगती है। उस स्वेलिंग की वजह से अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है तो कई बार हमें ट्रैकेस्टोमी करनी पड़ती है, यहाँ से कट करके अलग से नली डालनी पड़ती है ताकि पेशेंट की जान बचाने के लिए उसको प्रॉपर सांस दी जा सके। अब बात करते हैं कि आखिर एलर्जी के ट्रिगर्स एक ही होते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम जैसे ही बात करते हैं जो कॉजेज हैं बेसिकली वही ट्रिगर्स हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति में एलर्जी का जो ट्रिगर है वो अलग अलग हो सकता है, इसीलिए सिम्टम्स को देख के हमेशा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ट्रिगर को देख के ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो अगर बार बार सिम्टम्स हो रहे हैं आपको, बाकी आपके परिवेश में और अन्य लोगों को उसी चीज से कोई समस्या नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप एलर्जिक हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भ्रमित हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, वो ये जानने में कि कौन सी वस्तु हमारे लिए नुकसानदायक है और कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर कैसे बचाव करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मेन चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं, मेरा उनको बहुत जरूरी सलाह ये है कि सबसे पहले वो पहचाने कि ट्रिगर क्या है, किस वजह से उनको समस्या आ रही है। क्योंकि अगर ट्रिगर नहीं पहचानेंगे तो कितना भी आप ट्रीटमेंट कर लीजिए आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे और कभी भी इमरजेंसी की कंडीशन आ सकती है। दोस्तों इसके अलावा सिम्टम्स के अनुसार, जिस तरह की सिम्टम्स है उसके अनुसार हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर से एक प्रॉपर केस टेकिंग लेके और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन देते हैं, जिससे काफी हद तक जो एलर्जी है वो कंट्रोल में आ जाती है। आइए अब बात करते हैं कि एक इम्यूनोथेरेपी भी होती है। दोस्तों ये जो एलर्जन इम्यूनोथेरेपी होती है इसमें एक वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। इस वैक्सीनेशन में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है। किसी पर्टिकुलर एंटीजन का अगर कंफर्मेशन हो जाता है कि इस एलर्जन की वजह से इसको दिक्कत हो रही है, तो उस एलर्जन से रिलेटेड वैक्सीन को इंडिविजुअलाइज्ड करके, कस्टमाइज करके पेशेंट को दिया जाता है। इससे काफी हद तक एलर्जी शांत हो जाती है। चलिए बात करते हैं होम्योपैथी की। आखिर होम्योपैथी में हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। दोस्तों होम्योपैथी में जो मेडिसिन है उसका सिलेक्शन जो है, जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसके मेंटल फिजिकल सिम्टम्स, उसका ट्रिगर, उसके जो एलर्जी है उसके सिम्टम्स, चीफ कंप्लेंट्स, जनरल सिम्टम्स, इन सबको मिलाकर एक इंडिविजुअल पिक्चर बनाई जाती है और उस पिक्चर को मेडिसिन की पिक्चर से मैच करके जब मेडिसिन दी जाती है तो जो मेडिसिन है वो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर या लॉ ऑफ नेचर के अनुसार कार्य करते हुए उस एलर्जी को बॉडी से पूरी तरह बाहर निकाल देती है। अगर बार बार एलर्जी हो रही है, सिम्टम्स काफी ज्यादा सीवियर हैं और ब्रीदिंग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन कराना जरूरी है और किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर केस टेकिंग दीजिए। आगे मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के इन मेडिसिन को ले लें। हाँ, लेकिन इन मेडिसिन का वाकई में असर बहुत चमत्कारिक होता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है, जो नंबर 1 मेडिसिन है, ब्यूटीफुल मेडिसिन, पोथोस फिटिडस। डस्ट एलर्जी, ओडर एलर्जी, एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी, स्पेशली अगर ये एलर्जिक राइनाइटिस है, दोस्तों जबरदस्त काम करती है। पोथोस फिटिडस हम लोग जानते हैं मनी प्लांट से बनती है, तो पोथोस फिटिडस जबरदस्त मेडिसिन है एलर्जी के लिए। यूजुअली मदर टिंचर में चलती है, बट हमारे यहाँ हर पोटेंसी चलती है, तो काम सारी बढ़िया करती है। अच्छा, दूसरी मेडिसिन, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस अगर आपको हो गई तो ग्रिंडेलिया रोबस्टा बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। जब ये धान कटता है, जिस समय वो गेहूं की थ्रेशिंग होती है, उस समय बहुत धूल होती है, तो उस कंडीशन में ये जो इस ओडर से या इस डस्ट से जिनको एलर्जी होती है और सांस फूलने लगती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होने लगती है, कभी ग्रिंडेलिया रोबस्टा यूज करके देखिए, 10 बूंद 3 बार मदर टिंचर में, जबरदस्त आराम मिलेगा। अच्छा, अर्टिकेरिया या जुलपित्ती हम लोग जानते हैं अक्सर का, जो होती है खुजादिया, जहाँ पे वहाँ पूरी लाइन जैसी लकीर बन जाती है, कई बार गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं जो बहुत ज्यादा खुजली करते हैं, वहाँ की त्वचा गर्म भी हो जाती है, बहुत खुजाती भी है, और कई बार इसमें ठंडक से आराम मिल जाता है, कई बार इसमें गर्मी से आराम मिल जाता है। तो दोस्तों अगर बरसात के मौसम में ऐसा ही हो रहा है और आपको गर्मी से आराम मिल रहा है, कंबल वंबल से ढक के आराम मिल जा रहा है, तो रस्टॉक्स और हिपरसल्फ 2 मेडिसिन को आप जरूर सोच सकते हैं। और अगर आपको ठंडक से आराम मिल रहा है तो नेट्रम्यूर और एपिस के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों ये वो बेसिक मेडिसिन हैं जिनसे हम एलर्जी को मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जब तक आपका केस नहीं लिया गया तब तक हम किसी सिंगल मेडिसिन या इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन पर पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते। और जब तक आप इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन नहीं लेंगे, परफेक्ट सिमिलम मेडिसिन नहीं लेंगे, तब तक आप मैनेज हो सकते हैं, क्योर नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये था वीडियो एलर्जी, उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में और थोड़ा सा पेशेंट्स के लिए राय के बारे में कि
आप कैसे खुद घर पर इससे बचाव कर सकते हैं और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले फिर एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। देखते रहिए सिंप्लीफाइड होम्योपैथी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सीधे पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार फिर एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हनुमान, जय होम्योपैथी।